नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। आइए हम सभी लोग आज नए एक प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिस सेशन होगा 4। इस 4 नंबर के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग आज शुरुआत करते हैं 129 क्वेश्चन से। 128 क्वेश्चन हम लोग उसके पहले पूर्व सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग चौथे सेशन की प्रैक्टिस सेशन शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत में आपकी एक जोरदार उपस्थिति होनी चाहिए और जोरदार उपस्थिति के साथ साथ आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और कर भी लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए और साथ साथ मेरे लिए भी बेनिफिट होगा और साथ ही जो भी नया वीडियो बनेगा आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, और आपकी भी परीक्षा अतिशीघ्र अब होने वाली है। टाइम टेबल लगभग आ ही गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा ज्योग्राफी मानव भूगोल का पेपर कब है और तैयारी से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे हम लोग। शुरुआत क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 129 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, एस्किमो द्वारा निर्मित बर्फ के घर कहलाते हैं। एस्किमो जनजाति का जो घर बनता है उस घर को क्या कहा जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या माओपॉक कहा जाता है, इतुरपॉक कहा जाता है, हार्पून कहा जाता है या इग्लू कहा जाता है। तो जो एस्किमो का घर होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं इग्नू। और हार्पून जो है उनका यंत्र है। क्या है भाई, उनका यंत्र है। ये दोनों अलग तरीके से दिया गया है, ये नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही करेक्ट आंसर होगा डी, इग्नू घर कहा जाता है और हार्पून इनका यंत्र है, मछली मारने का यंत्र है। एस्किमो की घर की बात किया जाए तो इस तरीके से घर बनाते हैं और इसमें एक दरवाज़ा लगाते हैं और दरवाज़ा में, इसमें दरवाज़ा नहीं बल्कि द्वार होता है और ये चारों तरफ से बर्फ़ से इसको ढक देते हैं। बर्फ़ से इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। इसके अंदर मछली के खाल से कवर कर लेते हैं और इसी में वो रहते हैं। अर्थात यह पूर्ण रूप से कहाँ रहते हैं भाई, ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका के अलास्का और कनाडा, ग्रीनलैंड में यह लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 130 की शुरुआत करते हैं। 130 क्या करा, बुशमैन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, शिकार करना, कृषि करना, मत्स्य खेत या खनन करना। जो बुशमैन लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है भाई, शिकार करना। क्या है भाई, शिकार करना। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित मतों से कौन भूमध्यरेखी वनों के कांगो बेसिन में रहते हैं। ध्यान देंगे, कांगो बेसिन की बात किया जाए तो कांगो बेसिन के बारे में आइए हम लोग समझते हैं भाई। कांगो बेसिन कहाँ है भाई, ध्यान देंगे। अफ्रीका महाद्वीप का मैप हम लोग बनाते हैं और इस मैप में कांगो बेसिन लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो जो भूमध्य रेखा जाती है, इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसी नदी का नाम है कांगो बेसिन, ठीक है ना। और इसी का दूसरा नाम है जायरे। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है इसका दूसरा नाम, इसका नाम है दूसरा जायरे। तो जायरे भूमध्य रेखा पर रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, क्या वहाँ बुशमैन रहते हैं, पिग्मी रहते हैं, खिरगिज रहते हैं या शिमांग रहते हैं। थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर कौन से जनजातियाँ रहती हैं भाई, पिग्मी रहती हैं, ठीक है ना। कहाँ, कांगो गणराज और कांगो प्रजातांत्रिक देश के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 132 को हम लोग देखते हैं। 32 क्या कह रहा है, निम्न पिग्मी लोग, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है। मंगोलॉयड से हैं, ऑस्ट्रेलॉयड से हैं या काकेसॉयड से हैं या निग्रोटो हैं, ठीक है ना। जो मंगोलॉयड, ध्यान देंगे, पिग्मी जो जनजातियां हैं वह किससे संबंधित हैं, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जो पिग्मी लोग हैं यह पूर्ण रूप से कह लिया जाए तो निग्रेटो होते हैं। कौन से होते हैं भाई, निग्रेटो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
निग्रेटो होते हैं। उसके नीचे की बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले जनजातियां जो होती हैं वो मंगोलायड होती हैं। तो ये जो पिग्मी होते हैं ये निग्रेटो होते हैं, काली मोटे चौड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे वेस्ट इंडीज के कैरिबियाई सागर में रहते हैं वो निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 133 की बात करते हैं भाई। निम्नलिखित में से आदिम जनजाति के लोगों का निवास स्थल उष्ण आर्द्र जलवायु से युक्त होते हैं। कौन आदिम जनजातियां? इस्किमो या किर्गिज या बुशमैन या पिग्मी, कौन से हैं? तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है भाई, उष्ण और आर्द्र, अधिक गर्मी हो और अधिक वर्षा हो। जहाँ अधिक गर्मी होती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी जनजातियाँ रहती हैं भाई? पिग्मी। ये पिग्मी क्षेत्र कहाँ है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ? कांगो बेसिन में, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, पिग्मी लोगों द्वारा अपनी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं पहाड़ी ढालों पर, समुद्र तटवर्ती भाग पर, वृक्षों पर, दलदली भागों पर। अभी आप लोगों को बताया गया कि जो पिग्मी है, पिग्मी जनजातियां भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द रहती हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर के कारण ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा वहाँ रेन ज़्यादा होता है, रेन के ज़्यादा वहाँ ट्री होते हैं। तो ये लोग इसी ट्री पर अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना, वृक्षों पर घर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 135 की ओर हम लोग देखते हैं। 135 क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं हम लोग। 35 ध्यान देंगे, मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख आदिम जाति है। मध्य एशिया में ध्यान देंगे, पिग्मी, यूकाधीर, किर्गिज, याकूब। पिग्मी तो आप समझ गए, ये अफ्रीका महाद्वीप में रहता है, ठीक है ना। यूकाधीर और याकूत यह भी अफ्रीकी क्षेत्रों में अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेकिन इसमें जो किर्गिज है, ठीक है ना, ये किर्गिज जनजाति कहाँ रहती है? मध्य एशिया में रहते हैं। किर्गिज की बात किया जाए तो इसे 40 पुत्रियों की जनजातियाँ कही जाती है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ी सी कहानियाँ हैं कि रहने वाले लोग टर्की क्षेत्र से रहते हैं और वहाँ पर युद्ध के कारण ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में भाग जाते हैं। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र अर्थात आप देखे होंगे अफगानिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान से ऊपर देखेंगे स्थान से संबंधित ढेर सारे क्षेत्र हैं, जिसमें अरल सागर है, अरल झील, ठीक है ना, उसी के क्षेत्र में रहते हैं जो पूर्ण रूप से मध्य एशिया में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो किर्गिज जनजातियाँ इधर मंगोलिया क्षेत्र से लेकर के किर्गिस्तान तक ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो मध्य एशिया में रहने वाली जनजातियाँ कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी किर्गिज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 136। इस 36 को देखते हैं। किर्गिज लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? पशुचारण है, मत्स्याखेट है, कृषि है, वनोपज संग्रहण है। किर्गिज लोग पशुओं को चराते हैं और पशु से ही अपना आर्थिक उन्नति करते हैं, अर्थात इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुचारण। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, पशुचारण। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह क्या है? पशुचारण, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं हम लोग। गोंड जनजाति कौन सा भाई? गोंड महत्वपूर्ण जनजाति है, कहाँ की? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों की, झारखंड बिहार राज्यों की, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्यों की, राजस्थान राज्य की। तो चलिए भाई ध्यान देते हैं, जो गोंड जनजाति है वह कहाँ की है? मुख्य वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है, लेकिन रहने के लिए तो उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड और बिहार की बात करते हैं तो झारखंड और बिहार में भील जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, और भील के साथ साथ हम लोग कहें तो वहाँ पर अन्य भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में भी भील पाए जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पर कौन सी जनजातियाँ होती हैं भाई? यहाँ पर थारू जनजातियाँ तराई क्षेत्र में, ठीक है ना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के राज्यों में जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन गोंड जनजाति की बात किया है तो गोंड जनजाति कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है ना।
ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, और भी जिलों में रहते हैं, लेकिन जो मुख्य उनका स्थल है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 को हम लोग ध्यान देते हैं। डॉक्टर गुहा के अनुसार गोंड जनजाति का संबंध निम्नलिखित में किस प्रजाति से रहा है? मंगोलॉयड से रहा है, निग्रोइड से रहा है, काकेसाइड से रहा है, या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से रहा है? गुहा महोदय मानव भूगोल में जनजातियों के बारे में बहुत कुछ लिखे हुए हैं, अर्थात इनके अनुसार जो गोंड जनजाति है वह ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित रहता है, अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। 139 क्या कह रहा है, ध्यान से देंगे। गोंड अर्थात गोंड जनजाति के गांवों में झोपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? फल्लाम कहा जाता है, या पाल कहा जाता है, या टोला कहा जाता है, ढाड़ी कहा जाता है? ठीक है ना। तो जो गोंड जनजाति हैं उनकी जो झोपड़ियाँ होती हैं वो एक टोले के रूप में होती है, मतलब कुछ झोपड़ियाँ यहाँ रहेंगी एक समूह में, ठीक है, और कुछ यहाँ रहेंगी। ठीक ना। तो ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप में रहने से जो उनको कहा जाता है हम लोग टोला कहते हैं। और अपने गांव घर में भी लोग टोला बस्ती कहते हैं, जो एक एक ग्रुप समूह में रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई? टोला कहता है। करेक्ट आंसर सी, टोला। 140 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें तो 140 का रहा है, गोंड जनजाति के लोग मकान बनाने में प्राय किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करते हैं? सागवान का करते हैं, शीशम का करते हैं, साल का करते हैं, बबूल का करते हैं? गोंड जनजाति जो है वह वनों में अधिक रहती है, भी जानते होंगे, वनों के इर्द गिर्द ही वो अपना निवास बनाते हैं, और वह वनों में जो लकड़ियाँ सबसे मजबूत होती हैं, तो लकड़ी कौन है इसमें भाई? साल मजबूत होती है। ठीक ना। तो साल लकड़ी का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं भाई। 141 में पूछा गया है क्या कि गोंड जनजाति के लोगों का व्यवसाय है शिकार करना, कृषि करना, वनोपज एकत्रित करना, उपयुक्त सभी। जो गोंड जनजाति हैं वो वनों के ही इर्द गिर्द में रहते हैं, तो वनों के इर्द में रहने के कारण वो शिकार भी कर लेते हैं, और वहाँ पर वनोपज एकत्रित भी कर लेते हैं, वनों से जो एकत्रित लकड़ियाँ होती है उसे एकत्रित कर लेते हैं, और कृषि भी करते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी ये कार्य करते हैं। उपयुक्त डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थारू जनजाति का आवास स्थल है, अभी आपको पहले ही क्वेश्चन मिल चुका है। थारू कहाँ पाएंगे भी बताए हैं आपको। झारखंड बिहार राज्य में रहते हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है ना। तो आइए भाई, थारू जनजाति कहाँ की है भाई? यह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, और यह थारू नाम जो रखा गया है दारू से संबंधित है। ठीक है ना। ये दारू बनाती हैं, दारू से ही क्या बना है? थारू। ठीक है ना। या फिर दूसरा एक रीजन है अथर्ववेद। ठीक है ना। अथर्ववेद में जो पाठक करते हैं उससे अथर्व से ही ये थारू बने हैं। ठीक है ना। तो ये जो थारू जनजातियों का मुख्य स्थल क्षेत्र है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रहते हैं। आगे की बात बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। थारू लोगों का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है? तो जो थारू लोग रहते हैं तराई क्षेत्र में रहते हैं, तो तराई क्षेत्र में कृषि किसकी की जाती है? आप सभी लोगों को पता है, वो चावल की कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य, जब वो चावल खाते हैं तो मुख्य व्यवसाय क्या होगा? क्या कृषि होगा, मत्स्य पालन होगा, या खेत होगा, वनोपजन संग्रहण होगा? तो जब थारू लोग चावल खाते हैं तो चावल होगा कृषि से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 145 को हम लोग देखते हैं। 145 क्या पूछ रहा है, ध्यान देंगे। गद्दी जनजाति के लोग निम्न में से किस राज्य में निवास करते हैं? गद्दी जनजाति के लोग किस राज्य में रहते हैं? ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। तो जो गद्दी जनजाति हैं वह कहाँ रहते हैं भाई? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ रहते हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन गद्दी जनजातियों की बात किया जाए तो गद्दी क्या होता है भाई? राजाओं का होता है।
ठीक है ना। तो अर्थात ये राजस्थान से संबंधित थे। पहले राजस्थान में युद्ध का प्रचलन ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ के शासक रहे हैं, शासक वर्ग से संबंधित हैं, और ये अपने को बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। और पहाड़ी क्षेत्र कहाँ चले गए? हिमालय के क्षेत्र में। हिमालय के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य में जाकर के बस गए। तो इनको गद्दी की उपाधि, मतलब गद्दी जनजाति के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है ना। ये कहाँ से पहले बार रहने वाले हैं? राजस्थान से। ठीक है ना। और वहाँ से युद्ध, लड़ाई झगड़ा से दूर, मतलब पराजित होकर के भागे, और अपने को बचने के लिए ये मरुस्थली राजस्थान से भागे और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में जाकर के छुप गए और वहीं रहना शुरू करिए। इसको गद्दी जनजाति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, ट्रांस ह्यूमन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? गोंड से, थारू से, भील से, गद्दी से। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस ह्यूमन्स की प्रक्रिया। ट्रांस ह्यूमन्स मतलब एक मानव से दूसरे मानव के रूप में प्रत्यास्परण करना क्या कहलाता है भाई? ट्रांस ह्यूमन्स कहलाता है, मानव प्रत्यास्परण। तो जो ट्रांस ह्यूमन्स है ये एक गद्दी जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 147 की बात करें, गद्दी जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है पशुपालन, कृषि, आखेट, भोजन संग्रहण करना। तो गद्दी जनजाति जब हिमाचल प्रदेश में चले जाते हैं तो वहाँ जाकर कोई व्यवसाय नहीं बचता, तो पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात करें, संथाल। ध्यान देंगे, संथाल जनजाति, संथाल लोगों का निवास क्षेत्र जिन राज्यों में है वे हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें से सभी राज्य। तो ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गोंड रहते हैं, तो संथाल कहाँ लोग रहते हैं? तो जो संथाल लोग रहते हैं इन सभी राज्यों में रहते हैं। अर्थात इनका जो मुख्य क्षेत्र है वह है छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार में ये लोग अपना निवास स्थान बनाते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी राज्यों में रहते हैं। यदि एक शब्द में देगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना, एक शब्द में देगा छोटा नागपुर का पठार, तो वहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, संथाल लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है, उद्योग धंधे हैं, पशुपालन है या पशुचारण है? ठीक है ना। तो जो संथाल लोग हैं ये छोटा नागपुर पठार पर रहते हैं और क्या करते हैं भाई? कृषि करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? खनन में कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कृषि मतलब करेक्ट ऑप्शन ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 150 को हम लोग देखते हैं, नागा जनजाति के निवासी स्थल कहाँ है? ठीक है ना। नागा मतलब समझ रहे होंगे, नागा क्या अर्थ जो है, पहला तो है नंगा से, अर्थात ये नंगा रहना शुरू किए। दूसरा है नाग से, ये नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग को पकड़ के खाते हैं, नंगा रहते हैं, इसलिए वहीं से नागा बाबा आप भी नाम सुने होंगे। तो नागा शब्द से ही एक राज्य का निर्माण हुआ है और वह है नागालैंड। ठीक है ना। कौन सा राज्य भाई? नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं है, नागालैंड से संबंधित है, ये याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 151, नंगा लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? खनन करना है, पशुपालन करना है, कृषि करना, मत्स्य आखेट करना है। ये कृषि करते हैं, इनका मूल व्यवसाय कृषि है, लेकिन साथ साथ ये जंगली जानवरों को पकड़ के भी खा जाते हैं। ठीक है ना। तो शिकार दिया होता तो यहाँ शिकार भी इनका कार्य है। ठीक है ना, शिकार। ठीक है, अब राइटिंग सही होगी, इतना सही है। चलिए आगे देखते हैं। कलर यदि दिक्कत होगा तो आपको कलर चेंज कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 152, नगा जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? ऑस्ट्रेलॉयड से, काकेसॉयड से, एंडो मंगोलॉयड से, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से।
जो नंगा जनजाति हैं ये मंगोलायड, इंडो मंगोलायड से संबंधित रखते हैं। मंगोलायड का मतलब मंगोलिया नाम सुने होंगे, ठीक है ना। मंगोलिया एक देश है, ये मंगोलिया का मतलब होता है यहाँ के लोग श्वेत होते हैं, या बल्कि पीला कह सकते हैं। क्या होते हैं भाई? पीले कलर के होते हैं, ठीक है ना। तो मंगोलिया क्षेत्र, आप चीन से ऊपर जाएंगे तो मंगोलिया देश है, और रूस और चीन के मध्य में मंगोलिया, ठीक है ना। तो मंगोलायड मतलब ये श्वेत पीले कलर के भी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, इंडो मंगोलायड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 153 को हम लोग देखते हैं। भारत की अधिकांश जनजात निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? निग्रोयड से, या मंगोलायड से, प्रोटोअस्ट्रायड से, या निग्रोयड से? तो भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वह किससे है भाई? ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट नाम सुने होंगे। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में इससे रिलेटेड, अर्थात इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग एक जैसे कुछ मिलते जुलते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 की ओर चलते हैं। 1997 में विकसित देशों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 5.2% की कटौती करने पर सहमत हुई। इसे किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान देंगे हम लोग, यह जलवायु विज्ञान का यह टॉपिक है, ठीक है ना। कौन सा भाई? जलवायु नहीं बल्कि कहिए पर्यावरण का, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक है भाई? पर्यावरण भूगोल का है, ठीक है ना। तो पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आप सभी लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले 1972 में पर्यावरण से संबंधित चर्चा हुआ था, और ये चर्चा शुरुआत किया गया था ब्राज़ील से। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में पहली बार एक बैठक हुई। उस बैठक में दिखाया गया कि देखिए, जो यहाँ पर अमेजन घाटी है, अमेजन घाटी का पर्यावरण पूरे विश्व से देख कंपेरिजन किया जाए तो बहुत अंतर था। अर्थात उस अंतर में जो अमेजन बेसिन है वह सबसे सुपर था, वहाँ ऑक्सीजन शुद्ध रूप से था। ऑक्सीजन की जो शुद्धता थी वो बहुत अन्य देशों से बहुत अच्छी थी। तो वहीं से शुरुआत किया गया, और उसके बाद 1997 में एक समझौता हुआ। उस समझौता को जापान में किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा था भाई? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बी इज द करेक्ट आंसर। क्योटो समझौता या क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 155। इस 55 में हम लोग देखते हैं, संसार की जितनी प्रतिशत जनसंख्या मैदानों में निवास करती है वो कितनी है? 97%, 95%, 93%, 91%। जो जनसंख्या है निवास करती है कहाँ? मैदान में। कितना? 97%। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 156 को हम लोग देखते हैं। मानवीय निवास और आर्थिक विकास के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक किन भागों में होती है? मानव का जो निवास है और आर्थिक विकास है वो सबसे अधिक सुविधाजनक किस भाग में होती है? पर्वत में होती है, मैदानी में होती है, पठारी में हो, उपरोक्त सभी। मानव निवास का आर्थिक विकास सबसे अधिक सुविधाजनक कहाँ होता है भाई? मैदान में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 157 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भौगोलिकता ने यह कहा है कि जलवायु समाज, संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करती है? वाह भाई, कितना बेस्ट क्वेश्चन कथन दिया गया है। याद रखिएगा पुनः, जलवायु समाज, संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करती है। बात सत्य है, लेकिन किसने कहा है? क्या विडाल डी ला ब्लास ने कहा है, या फ्रेडरिक रटजेल ने कहा है, या हटिंगटन ने कहा है, या कुमारी एलन चर्चिल शैंपल ने कहा है? किसने कहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हटिंगटन ने कहा है, एडवर्ड हटिंगटन ने कहा है, ठीक है ना। किसने कहा भाई? एडवर्ड हटिंगटन ने कहा है। आइए ऑप्शन नंबर 158 की ओर चलते हैं, और 158 क्या कह रहा है इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। 158, निम्नलिखित किस विद्वान ने उत्तरी यूरोप वासियों और एशियाई लोगों में पाए जाने वाले अंतर का मुख्य
कारण जलवायु को माना है? एनेक्जिमेंडर, थेल्स, थ्यूसिडेडस, अरस्तु। थ्यूसिडेडस। तो ये जो जलवायु का मुख्य अंतर माना यूरोप और एशियाई वालों में, ठीक है ना, वो किसने माना? थ्यूसिडेडस ने माना। किसने माना भाई? थ्यूसिडेडस ने माना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 159 के हम लोग हल करते हैं। निम्नलिखित विकास दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। मानव भूगोल का विकास विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। कब हुआ? 1915 में हुआ, 1915 में हुआ, 1915, 1930। ये ऑप्शन सब एक ही दे दिया है, गलत हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? डी है, 1930 में। ठीक है, आइए अगले वो क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 160 को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित किस विद्वान ने एथेंस की महत्ता के लिए उसकी प्राकृतिक दशाओं और भौगोलिक स्थिति को मुख्य कारण बताया था? थ्यूसिडेडस ने, अरस्तु ने, हिप्पोक्रेटस ने, थियोफ्रेस्टस ने। तो ध्यान देंगे, प्राकृतिक दशा और भौगोलिक स्थिति का मुख्य कारण एथेंस की महत्ता के बारे में बताया। एथेंस एक देश है, तो किसने बताया? हिप्पोक्रेटस ने बताया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं। 161 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्पष्ट किया कि पशु और मानव जब एक दूसरे देश में प्रवास करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं? ध्यान देंगे, किसने कहा है कि पशु हो या मानव जब एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, आप जाते हैं, तो वहाँ के धीरे धीरे पर्यावरण से प्रभावित होते हैं? किसने कहा है? कुमार संपुल ने कहा है, या रेटजल ने कहा है, या टाउन ने कहा है, या कांट ने कहा है? टाठन लिखा है तो गलत हुआ है, टाउन है, ठीक है ना। तो इमैनुअल कांट ने कहे हैं, ठीक है ना, इमैनुअल कांट कहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 को हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल डे ज्योग्राफी ह्यूमन नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित किस भूगोलवेत्ता ने लिखी और जिसका प्रकाशन मृत्यु के पश्चात हुआ? ध्यान दीजिएगा, एक बात कही जाती है कि फ्रांस में, ठीक है ना, एक धारणा चली है भूगोल में, तो एक जर्मनी, ठीक है ना, और दूसरा फ्रांस, इन दोनों में प्रकृति और मानव का समर्थन है। तो जो जर्मनी वाले होते हैं वह प्राकृतिक होते हैं, ठीक है ना, प्रकृति से प्रेमी होते हैं, और फ्रांस वाले होते हैं मानववादी होते हैं। तो मानववादी होने के कारण संभववाद चला है कि मानव जो चाहेगा संभव होगा। प्रकृतिवाद के बाद है जो प्रकृति निश्चित की है वही निश्चय होगा, अर्थात ये निश्चयवादी की धारणा करते हैं। ध्यान देंगे, ये जो ऑप्शन दिया गया है कि जो किताब लिखी गई है, ठीक है ना, और उनके मृत्यु के बाद प्रकाशन हुआ, तो कौन है भाई? सैंपल हैं, या विडाल डे ला ब्लास हैं, हटिंगटन हैं, या रिटर हैं? तो मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक की रचना किसने की और इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ? तो है विडाल डे ला ब्लास, जो फ्रांस के रहने वाले हैं और संभववाद के प्रवर्तक जनक हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 163 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। निश्चयवादी विचारक साधारणतः मानव को एक क्या बताते हैं? मुख्य अभिकर्ता बताते हैं, या गौण अभिकर्ता बताते हैं, या सक्रिय अभिकर्ता बताते हैं, निष्क्रिय अभिकर्ता बताते हैं? अभी आपको बताया गया जो निश्चयवादी होते हैं प्रकृतिवादी होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रकृतिवादी होते हैं। और प्रकृतिवादी होने के कारण ये क्या होते हैं? अपने आप को वहाँ निष्क्रिय मानते हैं और प्रकृति वहाँ सक्रिय होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अपने आप को क्या मानते हैं? निष्क्रिय मानते हैं, ठीक है ना। तो निष्क्रिय अभिकर्ता अपने आप को मानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 164 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है?
अरब भूगोलवेत्ताओं ने आवासीय विश्व को 7 किश्तवार में विभाजित किया है। अरबों के अनुसार किश्तवार या किश्तवार होगा, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, किश्तवार किस आधार पर बांटे हैं? तो जलवायु के आधार पर, या प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर, या वनस्पति के आधार पर, या मिट्टी प्रदेश के आधार पर। तो जो ये 7 किश्तवार क्षेत्रों में बांटे हैं वो किस आधार पर बांटे हैं? तो जलवायु के आधार पर बांटे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अरब के भूगोलवेत्ताओं ने जलवायु के आधार पर 7 भागों में विभाजित किए हैं पूरे विश्व का आवासीय क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 की ओर चलते हैं, और 65 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। निम्नलिखित किस विद्वान ने यह स्पष्ट कहा था कि पर्वतीय प्रदेशों में निवासियों की जीवन शैली मैदानों के लोगों से भिन्न होती है? किसने कहा है? ध्यान दीजिए, हम्बोल्ट ने कहा है, रिटर ने कहा है, कांट ने कहा है, फ्रेडरिक डेल ने कहा है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, जो पर्वत में रह रहा है और जो मैदानों में रहा है भिन्न तो रहेगा ही, लेकिन किसने कहा है? तो ये कहा है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित कौन सा विद्वान वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक कहलाता है? फ्रेडरिक डेल, रिटर, ग्रिफिथ टेलर, विडाल डिला ब्लास। आइए यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, निश्चयवाद की बात किया गया है इसमें। वातावरण निश्चयवाद अभी तो आपको बताया गया, ये कौन है? फ्रेडरिक डेल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ग्रिफिथ टेलर किस वाद के हैं? स्टॉप एंड गो, याद रखिएगा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन से संबंधित कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। विडाल डिला ब्लास किसे हैं? संभववादी से हैं, संभववाद से है, ठीक है ना। रिटर को आर्म भूगोलवेत्ता, मतलब आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो फ्रेडरिक डेल हैं वह निश्चयवाद धारणा के प्रतिपादक कहलाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 167 की ओर चलते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित किस भूगोलवेत्ता के अनुसार मानव भूगोल, भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं एवं विशेषताओं के पारस्परिक संबंध, प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन किया है? हटिंगटन ने, रेटजेल हैं, हर्बर्टसन ने, या कार्ल सावर ने? तो ध्यान देंगे, जो भौतिक पर्यावरण मानवीय क्रियाओं विशेषताओं के पारस्परिक संबंध को प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन करते हैं वह हटिंगटन महोदय हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 168 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस भूगोलवेत्ता ने यह स्पष्ट किया कि भूगोलवेत्ताओं का कार्य प्राकृतिक से सांस्कृतिक भूपटल के संक्रमण की प्रकृति की खोज करना और उसको समझाना है? ध्यान दीजिएगा, फिर इसको देखते हैं हम लोग भाई। क्वेश्चन 168, निम्नलिखित किस भूगोलवेत्ता ने स्पष्ट किया कि भूगोलवेत्ताओं का कार्य प्राकृतिक से सांस्कृतिक भूपटल के संक्रमण की प्रक्रिया की खोज करना, उसको समझना है? ईसा बोमैन, जिन ब्रोन्स, विडाल डिला ब्लास, कार्ल सावर। जैसे ही आपको सांस्कृतिक चीज दिखे, ध्यान दीजिएगा, उसमें तुरंत आप कार्ल सावर का नाम डालिएगा, क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है? वो हैं कार्ल सावर हैं, ठीक है ना। कौन है भाई? कार्ल सावर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं और वह सांस्कृतिक भूगोल पर बहुत कुछ अपना कार्य किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 169, क्या कह रहा है भाई? ध्यान दीजिएगा, हम्बोल्ट रिटर ने ना 169 में देखते हैं, हम्बोल्ट और रिटर ने प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए किस उपागम को अपनाया? निगमन, आगमन या उपरोक्त दोनों? कोई नहीं। तो हम्बोल्ट और रिटर समकालीन भूगोलवेत्ता हैं और ये दोनों अपने जमाने में भूगोल को उस चरम ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं, ठीक है ना, कि आज ये भूगोल में अमर योगदान कर दिए हैं।
इनकी जो विधियां हैं वह दोनों में आगमन विधियों का उपयोग करते हैं। किसका भी उपयोग करते हैं भाई? आगमन विधि का, इंडक्टिव मेथड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 170 और 70 क्या कह रहा है इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित किस भूगोल शास्त्रियों ने मानव द्वारा छाट की स्वतंत्रता पर बल दिया है? फ्रांसीसी भूगोल शास्त्रियों ने, जर्मन भूगोल शास्त्रियों ने, अमेरिकी भूगोल शास्त्रियों ने, उपरोक्त कोई नहीं। देखिए, जब मानव पर विशेष बल दिया गया तो कौन है? फ्रांसीसी हैं, ठीक है ना। प्रकृति पर विशेष दिया गया बल तो कौन है? वो जर्मनी है। और भू आकृति पर विशेष बल दिया गया तो कौन है? अमेरिकी है। तो मानव पर बल देने वाले कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रांसीसी भूगोल शास्त्रियों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 171 को देखते हैं। निम्नलिखित किसके अनुसार, ध्यान देंगे, वातावरण के भौगोलिक तत्व मानव वर्ग के संपर्क में आने पर परिवर्तन हो जाते हैं? किस प्रकार की मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल शावर द्वारा, लुशियन फेब्रे द्वारा, ईसा बोमेन द्वारा या कार्ल शावर? कार्ल शावर दो है तो नहीं होंगे। देखिए, लुशियन फेब्रे संभववादी के शब्द दिए हैं, ठीक है ना। लुशियन फेब्रे संभववादी शब्द दिए हैं, तो ये कथन किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 172 देखते हैं और 172 क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल इज द ह्यूमन ज्योग्राफी, निम्नलिखित किस विज्ञान का है? रटजेल का है, हटिंगटन का है, सैंपल का है या फ्रोबेल का है? तो ध्यान देंगे, मानव भूगोल कौन लिखे हैं भाई? फ्रेडरिक रटजेल लिखे हैं। मानव भूगोल के अनुयायी फ्रेडरिक रटजेल की शिष्या कौन है? सैंपल हैं। लेकिन अब जो मानव पुस्तक लिखा है मानव भूगोल का सिद्धांत, मानव भूगोल का सिद्धांत प्रिंसिपल डेला ह्यूमन ज्योग्राफी, वो हटिंगटन ने लिखा है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल यदि यहाँ डी लिख देता तो कौन होते? हटिंगटन होते। लेकिन इज ऑफ लिखा गया है तो कौन होंगे? लुशियन ईसा फ्रोबेल होंगे। कौन होंगे भाई? फ्रोबेल होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 173 को देखते हैं। मानव भूगोल में संभववाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? संभववाद आपको पता हो गया, क्या जिनब्रुंश हैं, ईसा बोमेन है, बिडल डेला ब्लास हैं, ब्लेचार्ड है। इस क्वेश्चन का कमेंट आप सभी लोग करेंगे। संभववाद के जनक कौन है भाई? फ्रेडरिक बिडल डेला ब्लास हैं। तो आप ध्यान देंगे, आप लोगों के लिए कमेंट करना है, संभववाद किस देश की धारणा है या किस देश के लोगों ने शुरुआत किया? आप उस देश का नाम लिखेंगे, अर्थात बिडाल डिला ब्लास किस देश के रहने वाले थे। ठीक है, कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है? निम्नलिखित किस विद्वान ने भौगोलिक एकता के सिद्धांत पर बल दिया? भौगोलिक एकता, ज्योग्राफिकल यूनिटी पर बल दिया? बिडाल डिला ब्लास, जिनब्रुंश, ब्लेचार्ड और ईसा बोमेन। भौगोलिक एकता पर बल बिडाल डिला ब्लास ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि मानव को सबसे बड़ा मानते हैं। प्रकृति और मानव में देखा जाए तो सबसे बड़ा ये मानव को मानते हैं, अर्थात मानववादी व्यवस्था का, संभववादी व्यवस्था का अपनाते हैं। और संभववाद में ये एकता, भौगोलिक एकता पर बल देते हैं। ठीक है ना, तो बिडाल डिला ब्लास इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन 175 को हम लोग ध्यान से देखते हैं और इस ध्यान से देखें प्रश्न को। विषुवतीय रेखी पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया पहाड़ियों में कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो थोड़ा सा हम आपको मैप पर दिखाएं कि ये क्षेत्र कहाँ है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा इंडिया, इसके बाद कुछ क्षेत्र हैं, इनको आप देखिएगा, ये या अब आपको कुछ अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्षेत्र
कहाँ के बारे में दर्शाया जा रहा है। ठीक है ना। इसके इधर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का पाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बहुत दूर है। अब थाईलैंड की बात किया गया है तो थाईलैंड आप देख रहे होंगे यहाँ है। मलाया प्रायद्वीपुरा ये क्षेत्र है। ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों में कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं, तो ध्यान देंगे ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द होती है। भूमध्य रेखा के इर्द होने के कारण इन क्षेत्रों में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो कौन सी जनजातियाँ भाई चलिए ध्यान देते हैं हम लोग कौन कौन से। क्या सेमान जाति के लोग रहते हैं, या सेमियोदस जाति के लोग रहते हैं, या सकाई जाति के लोग रहते हैं, चकची जाति के लोग रहते हैं। तो जो ये इसे हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है ना। क्या कहेंगे भाई, दक्षिण पूर्वी एशिया, या इसी को कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से रहते हैं भाई, शिमांग लोग रहते हैं। ठीक है ना, शिमांग जनजाति के लोग रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 176 को देखते हैं। पूर्वी अफ्रीका के उत्तरी भाग के आंतरिक पठार कीनिया, तंजानिया और पूर्वी युगांडा में कौन कौन से रहते हैं। पूर्वी अफ्रीका पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है भाई, आंतरिक पठार कीनिया, तंजानिया, पूर्वी युगांडा में कौन से लोग रहते हैं। ते भी ध्यान देंगे भूमध्य रेखी क्षेत्र में रहते हैं। और भूमध्य रेखी कीनिया, ठीक है ना। एक वहाँ क्षेत्र है कांगो वाला क्षेत्र, दूसरा कौन सा क्षेत्र है भाई, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। तो क्या वहाँ मसाई लोग रहते हैं, शिमांग लोग रहते हैं, बद्दू लोग रहते हैं, या खिरगिज लोग रहते हैं। खिरगिज तो नहीं होंगे, बद्दू भी नहीं होंगे। ठीक है ना। शिमांग और मसाई में थोड़ा सा आप देखिए तो वहाँ पर कौन सी जनजातियाँ रहती है भाई, मसाई लोग रहते हैं। ठीक है ना। कौन सी जनजाति रहती है, मसाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। वर्तमान की आखेट और संग्रहण जनजातियों के घनत्व के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 8000 ईसा पूर्व में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग थी। 50 लाख थी, 55 लाख थी, 60 लाख थी, 65 लाख। तो कितनी जनसंख्या थी भाई, 50 लाख थी। ठीक है ना। आगे की ओर देखते हैं 1900, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर अगला। 1991 में जनगणना के अनुसार भारत में भीलों की जनसंख्या थी, भील जनजाति कितनी जनसंख्या थी, 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख। तो कितनी थी भाई, 25 लाख थी। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 179। स्कीमो, याकूत, चुकची, तुंगस और युकाधीर निम्न में से किस प्रजाति के लोग हैं। मंगोल हैं, कैकेसाइड है, नॉर्डिक हैं, अल्पाइन है। तो कौन है भाई, ये मंगोलायड है। मंगोल जनजातियाँ के, मंगोलिया क्षेत्र समझ उसी से रिलेटेड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 को ध्यान से देखिएगा। मध्य एशिया में निम्नलिखित में से आदि मानव निवास करते हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार। तो वहाँ कौन रहते हैं, बद्दू रहते हैं, पिग्मी रहते हैं, खिरगिज रहते हैं, सकाई रहते हैं। तो वहाँ पर खिरगिज रहते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों को उनकी शारीरिक आकृति के अनुसार क्या कहा जाता है या किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों को, ठीक है ना, शारीरिक आकृति के अनुसार किसके भाई, उनके शारीरिक लक्षण के अनुसार किस में रखा जाता है। मंगोलायड श्रेणी में रखा जाता है, काकेसाइड श्रेणी में रखा जाता है, निग्रोइड श्रेणी में रखा जाता है, या आर्मिनाइड श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो शारीरिक बनावट है, उनकी जो आकृति है, उस आधार पर उनको निग्रोइड श्रेणी में रखा था। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, निग्रोइड श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करें तो 182 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित किस आदि मानव को इन्यूत भी कहते हैं। पिग्मी को, बुशमैन को, खिरगिज को, एस्किमो को। एस्किमो को क्या कहा जाता है भाई, इन्यूत भी कहा जाता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं और 83 को समझते हैं। बद्दू जाति कहाँ पर निवास करती है? उत्तरी अफ्रीका में, अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में, मध्य एशिया में। बद्दू जो जनजाति है वो अरब की है। तो अरब प्रायद्वीप जो है उसके उत्तरी भाग में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 84 के बाद के आदिम जनजाति निम्न में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं? अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, एशिया को। अभी आप आदिम जनजाति पढ़े हैं, वो कहाँ के सुने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 185। 185 को हम लोग देखते हैं। बुशमैन की संख्या है 10,000 से अधिक, 10,000 से कुछ कम, या 10,000 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10,000 से कुछ कम इनकी जनसंख्या है बुशमैनों की। 86 की बात करें, पिग्मी निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? आर्कटिक प्रदेश में, मध्य एशिया में, कालाहारी मरुस्थल में, कांगो बेसिन में। तो जो पिग्मी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कांगो बेसिन या जारी बेसिन में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन की बात किया तो क्वेश्चन 187 की बात करते हैं। प्रवसन संबंधी नियम निर्धारण करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? इजीरोस्टेन थे, बोरो थे, जेलेंस्की थे या एवरेस्टली थे। ठीक है ना। तो जो प्रवसन से संबंधित सिद्धांत या नियम निर्धारण करने वाले थे वो जी रोमेंस्टीन थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 158। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप निर्धारित होता है खनिजों के उपलब्धता द्वारा, कृषि पद्धतियों द्वारा, सांस्कृतिक पद्धतियों द्वारा, स्थलाकृत पद्धतियों द्वारा। संख्या का जो वितरण निर्धारण होता है यह स्थलाकृतियों पर, अर्थात मैदान में ज़्यादा रहते हैं, पहाड़ियों पर कम रहते हैं, वनों में कम रहते हैं, मरुस्थलों में कम रहते हैं, नदी घाटी में भी कम रहते हैं। तो इसका मतलब निर्धारण हम कैसे करेंगे? स्थलाकृतियों की विशेषताओं द्वारा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला देखते हैं। मसाई का संबंध है गोबी मरुस्थल से, आटाकामा मरुस्थल से, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका से या सहारा मरुस्थल से। तो जो मसाई जनजाति है ये कहाँ है भाई? अफ्रीका की जनजाति है। ठीक है ना। तो अफ्रीका के किस क्षेत्र में रहते हैं? ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के क्षेत्रों में रहते हैं। जो भी लिखेंगे तंजानिया उगांडा लिखा गया था, केन्या, उस क्षेत्र में ये रहते हैं। ठीक है। 190 की ओर चलते हैं। 190 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग भाई। 190 क्या कह रहा है? संसार के सांस्कृतिक, क्या कह रहा है भाई? संसार के सांस्कृतिक परिमंडलों की सबसे अधिक मान्य योजना प्रतिपादित की थी। स्पेंसर तथा टॉमस ने, ब्रुक और बेवर ने, हैगट और चौराले ने, डिकन और पिट्स ने। सांस्कृतिक परिमंडल, ध्यान देंगे, सांस्कृतिक परिमंडल का जो मान्य योजना प्रतिपादित किए थे, ऑप्शन नंबर बी ब्रुक और बेवर महोदय ने। 91 की ओर चलते हैं। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है पूर्वी एशिया और यूरोप में, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो ध्यान देंगे, विश्व की अधिक जनसंख्या, आधी जनसंख्या कहाँ निवास करती हैं? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। मतलब भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया कहा जाता है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आ जाएगा चीन, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आ जाएगा भारत, तथा भारत से लेकर के चीन के बीच में ढेर सारे देश, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी सम्मिलित करेंगे हम लोग। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता के द्वीप से लेते हुए पूर्वी तिमोर और ब्रुनेई, फिलीपींस, ये देश इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ रहती है। लेकिन केवल 2 देश को हम लोग मिला लें, भारत और चीन, तो विश्व की आधी जनसंख्या ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात की 192, कम से कम आज हम लोग 200 प्रश्न हल करेंगे। 200 प्रश्न पर आप लोगों का फुल स्टॉप होगा। तो आइए हम लोग 200 पर टारगेट को पूरा करते हैं। जीविका निर्वाह का अत्यंत आदिमकालीन तरीका निम्न में से कौन सा है? पशुचारण है, आदिवासी ढंग की कृषि है, भोजन एकत्र करना या खेत करना है, या संग्रहण। आदिमकालीन तरीका क्या है? जीवनयापन, भोजन एकत्र करना और आखेटक करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
93 की ओर चलते हैं। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी के बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना, पशुचारण करना, आदिवासी ढंग की कृषि करना, आखेट करना। तो जो दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन लोग रहते हैं उनका क्या है भाई? आखेट करना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन 194 क्या कह रहा है? ध्यान देंगे हम लोग। 194 चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषता यह है कि पशु पूर्णतया क्या होता है? प्राकृतिक रूप से उगने वाले घास पर ही निर्भर करता है, कृत्रिम रूप से उगने वाले घास पर निर्भर रहता है, या चरवाहों के द्वारा प्रबंध की घास पर निर्भर रहता है? उपरोक्त सभी। जो पशु हैं, ध्यान देंगे, चरवाहों द्वारा घास तो नहीं होगा, कृत्रिम कितना आप घास बोएंगे, इसलिए प्राकृतिक के आधार पर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकृति के घासों के ऊपर निर्भर रहते हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 195, टारगेट है हम लोग का 200 क्वेश्चन पूरा आज होंगे। ठीक है, 195 सवाना के घास के मैदानों का मुख्य विशेषता है क्या है? गाय बैल पाले जाते हैं, ऊँट पाले जाते हैं, भेड़ पाली जाती हैं, रेडियर पाए जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। जो सवाना की घास है, घास में अधिक से अधिक क्या पाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए गाय और बैल पाले जाते हैं। 196 को देखते हैं। सभी पशु हर स्थान पर एक साथ नहीं रहते, अत्यधिक शुष्क भागों में बकरियां मिलती हैं, तिब्बत के ऊंचे पठार पर हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले मिल चुका है। ठीक है ना? तो वहाँ क्या पाए जाते हैं भाई? भेड़ या ऊँट पाले जाते हैं, याक पाले जाते हैं, गाय बैल पाले जाते हैं, कैरिबू। ध्यान देंगे, अत्यधिक शुष्क वाले भाग में, ठीक है ना, क्या पाले जाते हैं भाई? बकरियां पाली जाती हैं। तो तिब्बत के ऊंचे पठार में क्या पाएंगे? याक पाए जाते हैं। तिब्बत के ऊंचे पठार पर क्या पाए जाते हैं? तो आक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 196, टारगेट हम लोग का 200 पूरा होने से मात्र हम लोग अब 3 ही 4 क्वेश्चन पीछे हैं, उससे भी आज हम लोग पूरा करते हैं। और एक दमदारी के साथ आपने इसको देखा, पढ़ा और समझा, जरूर ही ये आपको लाभकारी होगा। विषुवतीय रेखी वनों में के भीतरी भागों में टुंड्रा प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? कहाँ भाई? टुंड्रा वालों को। विषुवती और टुंड्रा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अंतर है, और टुंड्रा बहुत ऊपर है। ये भूमध्य रेखा, ठीक है ना, और ये टेंगा टुंड्रा नाम देखे होंगे। मैं थोड़ा सा आप देखने का प्रयास भी कर सकते हैं कि एशिया के ऊपर वाले जो भाग हैं टेंगा टुंड्रा के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है भाई? क्या? पशुचारण, भोजन एकत्र करना, आखेट या संग्रहण करना। तो जो विषुवती क्षेत्र हैं और टुंड्रा क्षेत्र है ना, किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है भाई? वहाँ पशुपालन या शिकार करते हैं, ठीक है ना, सॉरी, पशुपालन तो नहीं करते हैं, ठीक है ना, शिकार करते हैं और मत्स्य पालन करते हैं, तो वहाँ भोजन एकत्र करना और आखेट करना ही मुख्य उनका व्यवसाय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग का टारगेट होगा 200। अब 200 हम लोग का आज पूरा होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 199 देखते हैं, और 199 को ध्यान समझते हैं। ध्यान देंगे, जो है 98 दिया गया है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा वहाँ दिया गया था वैसे है। तो भोजन एकत्र करना, ठीक है ना। तो 99 देखते हैं हम लोग भाई। 99 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 99 क्या कह रहा है? चरवाहे चारे तथा जल की खोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कई क्षेत्रों में इनका प्रवास मौसमी प्रवास होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। मौसमी प्रवास को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं, या ऋतु प्रवास कहते हैं, मौसमी प्रवास कहते हैं, उपरोक्त सभी। जो प्रवास में मौसम के द्वारा प्रवास करते हैं उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु का मतलब एक सीजनल, ठीक है ना, सीजन के अनुसार, अर्थात गर्मी है तो हम कहीं और जाएंगे, ठंडी है तो कहीं और जाएंगे, बरसात है तो कहीं और जाएंगे। इस प्रकार से प्रवास को हम लोग मौसमी प्रवास कहते हैं। आज का हमारा टारगेट पूरा होने वाला है, और आज का टारगेट है हम लोगों का 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन आज हमने पूरा किया। ईरान की कुर्दे, लूर, बख्तियार, कासगई लोग चीनी शिंकियांग के लोग हैं, कैसे लोग हैं, चलवासी पशुचारण हैं, या वादी कृषक हैं, या आदिवासी आखेटक हैं, या उपरोक्त कोई नहीं, ठीक है ना। तो जो
ईरान के कुर्द, ये सब जनजातियों के नाम लिखे गए हैं। ठीक है ना, ये सब जनजातियों के बारे में पूछ रहा है कि लोग क्या करते हैं। तो अधिक से अधिक जनजातियाँ क्या करती हैं भाई, वह चलवासी पशुचारण करते हैं, चलवासी पशुचारक होते हैं तथा चल करके पशुओं को चराते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। और साथ ही साथ किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप 94 51 91 26 21 व्हाट्सअप करके आप क्वेश्चन का समाधान पा सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, और टेलीग्राम में आप क्या लिखेंगे, अमरेश एकेडमी लिखेंगे। अमरेश एकेडमी लिख करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आज बस 200 क्वेश्चन, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के लिए में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।